हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन 3.0 हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम एसएससी एमटीएस 30 सितंबर 2024 के सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह लेकर के उपस्थित हुआ हूं। फ्रेंड्स, यह दिसंबर हो गया है लेकिन यह सितंबर महीने में एग्ज़ाम चल रहा है, इसलिए सितंबर महीने का यह वीडियो है। 30 सितंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका यह वीडियो है। कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि आप इस वीडियो को देख करके अपने आने वाले आगे समय में जिस विद्यार्थी का अभी एग्ज़ाम होना बाकी रह गया है उसको लेवल का पता चल जाएगा, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो अपने तैयारी को बेहतर बना सकेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। जो पहला प्रश्न पूछा गया था, जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। यह आत्मकथा 1999 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। फ्रेंड्स, उस प्रश्न से संबंधित जो अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसका भी इस वीडियो के माध्यम से हम जवाब आपको देते चलेंगे, अन्य सभी प्रश्नों को भी बताते चलेंगे, ताकि आने वाले समय में इससे संबंधित और कोई प्रश्न अगर आपको पूछता है तो आप उसका जवाब दे सकेंगे। तो यह सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सियाचिन ग्लेशियर पर जाने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, ये सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति थे। इन्हें 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फ्रेंड्स, एक ही प्रश्न में हम कई प्रश्नों का जवाब देंगे। यह हो सकता है, यह प्रश्न पूछ सकता है कि भारत रत्न पुरस्कार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिला था, तो 1997 में मिला था। भारत रत्न पुरस्कार मिलने के बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, तो ये 11वें नंबर के राष्ट्रपति थे। आप इस प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न पूछा था, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्नों में 4 विकल्प भी दिए थे। जो स्टूडेंट से हमने यह जवाब पूछा है, स्टूडेंट के पास केवल उसका उत्तर पता था, उसके चारों विकल्प नहीं पते थे, इसलिए हमने उत्तर में चारों विकल्प को न दे करके केवल उत्तर को ही बताया है। तो बाणभट्ट ने एक अपनी प्रसिद्ध नाटक लिखी थी जिसे कादम्बरी के नाम से जाना जाता है। कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया एक नाटक है। तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, तो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। इसके बाद तीसरा प्रश्न पूछा था, पूंजीगत वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं ये किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं, सस्ती वस्तुएं, टिकाऊ वस्तुएं, निम्न दर वाली वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा टिकाऊ वस्तुएं। जो पूंजीगत वस्तुएं होती हैं ये टिकाऊ वस्तुएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा बी। यह सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप पहले हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा अगला वीडियो जब हम अगले शिफ्ट पे बनाएं तो आपके पास हमारा वीडियो पहुंचता रहे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो चौथा प्रश्न पूछा था, व्यक्तिगत ओलंपिक में पहला पदक किस खेल में जीता गया। व्यक्तिगत ओलंपिक में पहला पदक किस खेल में जीता गया था, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कुश्ती। व्यक्तिगत ओलंपिक में पहला जो पदक जीता गया था यह कुश्ती में जीता गया था। और किसने जीता गया था, व्यक्तिगत ओलंपिक में पहला पदक कुश्ती में जीता गया था, जिसे केडी जाधव ने जीता था, जो 1952 ईस्वी में जीता था, कांस्य पदक जीते थे। तो केडी जाधव 1952 ईस्वी में व्यक्तिगत ओलंपिक में पदक जीते थे और ये कांस्य पदक जीते थे। इसके बाद व्यक्तिगत ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक जीते थे ये अभिनव बिंद्रा जी जीते थे। ये पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता थे व्यक्तिगत ओलंपिक में। अगर पूछता है व्यक्तिगत ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता था, तो पहला पदक केडी जाधव जीते थे, जो कि 1952 ईस्वी में, और कांस्य पदक जीते थे। अगर पूछता है पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो जो पहला स्वर्ण पदक जीते थे ये अभिनव बिंद्रा जी जीते थे। फ्रेंड्स, प्रश्न बहुत आसान पूछ रहा है लेकिन उसे काफ़ी घुमा फिरा के पूछ रहा है। इसके बाद लोक नृत्य से संबंधित भी प्रश्न पूछ रहा है। छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यह पूछा था सेकंड शिफ्ट में। तो छऊ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इनमें से कोई एक राज्य दिया होगा जो उसका विकल्प रहा होगा, लेकिन हमें तीनों राज्य के बारे में पता है इसलिए हमने तीनों लिखा है। अगर छऊ किस राज्य का लोक नृत्य आता है तो ये समझ लीजिए ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड तीनों राज्यों का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके बाद जो छठा प्रश्न पूछा था, फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अवश्य सवाल पूछेगा, ये समझ लीजिए। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के
सवालों को जरूर देख करके जाना। राज्य विधायिका में उनके पद को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके खिलाफ प्रस्ताव विचाराधीन या अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए किस अनुच्छेद में कहा गया है। आप इसको समझेंगे पहले आसानी से। क्या कह रहा है, राज्य विधायिका में उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके खिलाफ प्रस्ताव विचाराधीन है अध्यक्षता करनी चाहिए या नहीं किस अनुच्छेद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 181। अनुच्छेद 181 में यह बताया गया है कि राज्य विधेयक में उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने के दौरान उस अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को जिसके खिलाफ यह प्रस्ताव विचाराधीन किया जाता है वह अध्यक्ष अध्यक्षता करेगा या नहीं, यह 1981 अनुच्छेद 1981 में बताया गया है। फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां जो पूछा था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन की अनिश्चित भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 63 दिन के अनिश्चित भूख हड़ताल में किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी, तो जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा जतिन दास। इसमें 3 और विकल्प दिया गया था जिसका राइट आंसर था जतिन दास। फ्रेंड्स, काफ़ी घुमा फिरा के प्रश्न पूछ रहा है और हिडन प्रश्न पूछ रहा है जिसको आप जल्दी टच नहीं किए रहेंगे, ऐसे प्रश्न को पूछ रहा है एसएससी एमटीएस। नेहरू रिपोर्ट 1928 किस अध्यक्षता में तैयार की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। फ्रेंड्स, जो 8वां प्रश्न पूछा था, नेहरू रिपोर्ट 1928 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित एक समिति 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। तो जो नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू ने 1928 में किया था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता था। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इसके बाद जो 9वां प्रश्न पूछा था, भारत के किस भाग में पटकई बम पहाड़ियाँ स्थित है। भारत के किस भाग में पटकई बम पहाड़ियाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटकई पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी भाग पूर्वांचल के पहाड़ियों का हिस्सा है। जो पटकई बम पहाड़ियाँ हैं यह भारत के पूर्वांचल के हिस्सा है, मतलब जो असम, मिजोरम, नागालैंड इन सब एरिया में पटकई बम पहाड़ियाँ स्थित है। पटकई पहाड़ियाँ बर्मा के साथ मिलने वाली भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर स्थित है। पटकई बम श्रृंखला नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर तक फैला हुआ है। फ्रेंड्स, जब पटकई बम पहाड़ियाँ है यह भारत के पूर्वी भाग में स्थित है, भारत के पूर्वी राज्यों की तरफ स्थित है। तो यह पूछा था भारत के किस भाग में पटकई बम पहाड़ियाँ स्थित है, तो यह भारत के पूर्वी भाग में पूर्वांचल भाग में उपस्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारा 10वां प्रश्न पूछा था, सितंबर 2023 में ईडी का कार्यवाहक किसे नियुक्त किया गया था। सितंबर 2023 में ईडी का कार्यवाहक राहुल नवीन को नियुक्त किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल नवीन। इसके बाद फ्रेंड्स, जीएस से भी प्रश्न पूछ रहा है। जीएस से हमारा जो प्रश्न पूछा था, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड कहाँ पर पाया जाता है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, कोशिकाओं के नाभिक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड ये जो होता है कोशिकाओं के नाभिक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। इसमें कई विकल्प दिया था जिसमें कोशिकाओं के नाभिक और कोशिका द्रव्य ठीक था। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारे 11 प्रश्न हैं जो और अन्य सभी प्रश्नों के हम वीडियो बनाएंगे, अन्य सभी शिफ्टों के बनाएंगे। आज के जो अभी फर्स्ट शिफ्ट होगी, सेकंड शिफ्ट होगा, थर्ड शिफ्ट होगा, सभी शिफ्ट का वीडियो बनाएंगे। इस तरह की वीडियो की जानकारी के लिए आप पहले हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को सब्सक्राइब जरूर करें।